हेलो एंड वेलकम बैक टू भारती कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 8 का विज्ञान चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जंतुओं में जनन पार्ट 2। ओके, पहले के पार्ट 1 में हमने पहले के एमसीक्यू के प्रश्न उत्तर को देखा था। आज पार्ट 2 में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ओके, शुरू करते हैं आज के प्रश्न उत्तर को। प्रथम नंबर में आपका सवाल है, मनुष्य में शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन को चित्र द्वारा दर्शाते हुए निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन करें। ओके, यानी निषेचन किसे कहते हैं उसे दर्शाने के लिए आप चित्र को भी बनाइए। ओके, इसका उत्तर है जनन प्रक्रम का पहला चरण निषेचन है, जिसमें स्त्री यानी कि माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्त्री है, एक माता का है, ये पिता का है। माता से अंडाणु को लिया जा रहा है और पिता से शुक्राणु को लिया जा रहा है। दोनों के संयोजन से यानी कि युग्मनज से बनता है एक भ्रूण, यानी कि एक बच्चा का विकास होता है। ओके, भ्रूण का पहले विकास होता है, उसके बाद उससे फिर शिशु बनता है। ओके, तो इसमें यही बताया गया है कि जनन प्रक्रिया में निषेचन ही वो प्रथम चरण है। लेकिन निषेचन के लिए कैसे जाने कि हम निषेचन है यह प्रक्रम, तो इसमें यही होता है कि जो स्त्री होती है उससे अंडाणु लिया जाता है और जो नर पिता होता है नर, उससे शुक्राणु होता है। दोनों के संयोजन से जो प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है उसे निषेचन कहते हैं। ओके, आप इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, इसी में है, इसी का और है निषेचन से ही रिलेटेड कि निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज विकसित होकर एक जीव में बदल दिया जाता है। यह जीव का निर्माण होता है, इसी में बताया गया है। प्रश्न 1 में जो हमने पढ़ा, यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि निषेचन का प्रक्रम होता है, तो इसी निषेचन के प्रक्रम के बाद का जो प्रक्रिया बताया गया है उसमें यही बताया गया है यहाँ पर कि निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और इन्हीं युग्मनज यानी कि ये युग्मनज विकसित होकर के एक जीव का निर्माण करते हैं। ओके, और इन्हीं सब प्रक्रम को निषेचन का प्रक्रम और युग्मनज का प्रक्रम कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। ओके, यहाँ पर आपका प्रश्न बोला गया कि जनन क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझाना यानी कि बताना। इसका उत्तर है सजीवों में जनन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक जैसे जीवों का पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। जनन के द्वारा ही हमारा वंश आगे बढ़ता है, अतः जनन के द्वारा ही हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर लंबे समय तक संभव हो सका है। यानी कि ये जो धरातल का अस्तित्व जो है, पृथ्वी का अस्तित्व, वो मानव से ही कल्याण हो पाए, यानी कि मानव से ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पर मनुष्य का जन्म यानी कि जनन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर मनुष्य का जन्म, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया। तो इसी से हम सभी देशवासी एक लाइन सीखते हैं कि हर इंसान को इस जगत में, इस पृथ्वी पर रेस्पेक्ट देना चाहिए। और जन्म चाहे कोई भी हो, एक स्त्री का हो या एक पुरुष का, एक लड़का का हो या लड़की का, हमें दोनों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है। तो इसमें आंतरिक निषेचन में है वह निषेचन जिसमें अंडाणु
और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन में बोला गया है यह वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर जल में होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ओके, आंतरिक निषेचन में उन्हें दिया गया है जो अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर में होता है, ठीक है, भीतर होता है, मादा के भीतर, शरीर के भीतर होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहा गया है। इसमें कुछ उदाहरण दिया गया है, मनुष्य, गाय, कुत्ते इत्यादि, बिल्लियाँ जो भी है, ये सभी आंतरिक निषेचन के थ्रू आता है, आंतरिक निषेचन के अंतर्गत आता है। और बाह्य निषेचन में यही बोला गया है कि इसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जो है जंतु का शरीर के बाहर जल में होता है। तो जल में हम किसे जान सकते हैं? मछली को जान सकते हैं, मेढक को जान सकते हैं, स्टारफिश को जान सकते हैं। तो ये सभी बाह्य निषेचन के उदाहरण हैं। डियर स्टूडेंट, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आंतरिक निषेचन में निम्न में हम किन्हें कहेंगे कि आंतरिक निषेचन में है? तो वहाँ पर मनुष्य, गाय, कुत्ते तीनों में से एक देगा और बाकी सब ये सभी दे सकता है उदाहरण। तो आप उनमें से या तो मनुष्य को चुनेंगे अगर मनुष्य होगा, या गाय या कुत्ते जो भी है जो आंतरिक निषेचन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बाह्य निषेचन में भी दे सकता है कि बाह्य निषेचन में हम किस जीव जंतु को रखेंगे। तो उसमें से आप ये जानिएगा कि बाह्य निषेचन में सिंपल सा इसका उदाहरण है, आपके दिमाग में आ जाएगा कि बाह्य निषेचन जल में होता है, ठीक है, जंतुओं के शरीर के बाहर लेकिन जल में होता है। तो आप आसानी से उसके प्रश्न के उत्तर को समझ जाएंगे। ओके, जिसका उदाहरण है मेढक, स्टारफिश या मछली। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है प्रश्न नंबर 4, अलैंगिक जनन क्या है? इसका उत्तर है जब जनन किसी एक ही जीव के द्वारा होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है हाइड्रा जीव में मुकुलन तथा अमीबा में द्विखंडन। तो ये सभी अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि वह जनन जब जनन किसी एक ही जीव के जब जनन किसी एक ही जीव के द्वारा होता है तो वह जनन कौन सा जनन कहलाता है? अलैंगिक जनन। ओके, इसका उदाहरण पूछ सकता है कि अलैंगिक जनन में हम किन जंतुओं को रखेंगे या किन जंतुओं को हम जानते हैं। तो आपका उदाहरण में देगा या तो हाइड्रा में मुकुलन देगा या अमीबा में द्विखंडन। तो दोनों में से एक देगा, तो दोनों में से किसी एक को आप सही टिक लगाएंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन करें। अभी हमने तुरंत पढ़ा अलैंगिक जनन में 2 को रखा गया है, 2 ही को रखा गया है। एक पहला है मुकुलन को और दूसरा है द्विखंडन को, ठीक है। तो मुकुलन में आप हाइड्रा को रखा गया है, आप हाइड्रा को रख सकते हैं, हाइड्रा को ही रखा जाता है। और द्विखंडन में अमीबा को रखा जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मुकुलन की, ठीक है। तो मुकुलन में बोला गया मुकुलन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जनक के शरीर पर उभार की तरह संरचना दिखाई देता है, जिसे मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे मुकुल का आकार बढ़ने लगता है, फिर मुकुल बड़ा होने पर यह जनक से अलग हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है, यहीं से इसी से शुरू होता है, ठीक है। फिर इससे आगे चल करके ये थोड़ा और आगे बढ़ता है, फिर इससे आगे चल के ये पूर्ण विकसित होने लगता है। जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ये अपने ही जनक से अलग होकर के अपना एक अलग अस्तित्व बना लेता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मुकुलन में विकास किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी में दूसरा विधि है द्विखंडन विधि, ठीक है। द्विखंडन में बताया गया है द्विखंडन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जनक के शरीर विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, इसमें कोशिका अलग अलग 2 भाग में बट जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक मौजूद होते हैं। यानी कि इसमें जनन प्रक्रिया में द्विखंडन में यही बताया गया है कि इसमें 2 संतति उत्पन्न होते हैं, ठीक है।
और कोशिका में बोला गया है कि इसका दो अलग अलग भाग में बढ़ जाता है, लेकिन यही बोला गया है जब दो अलग अलग भाग बढ़ जाता है दोनों में अपना अलग अस्तित्व बना लेने पे केंद्रक भी वो दोनों का अलग अलग हो जाता है। ठीक है, वो दोनों का यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले इस प्रकार से, फिर ये दो भागों में स्टार्ट होता है बंटना, फिर ये बंटना जब शुरू हो जाता है दो भाग में पूर्ण रूप से बढ़ने लगता है कि पूर्ण विकसित होकर के अलग हो जाता है। ठीक है, आप ये द्विखंडन के विधि को आप देख सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रम होता किस में डियर स्टूडेंट, ये अगर पूछ दे कि द्विखंडन का विधि किस में होता है तो ये हो गया आपका अमीबा में। आप इसे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में अच्छे से। ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन आंसर है। और अगर इसका पूछ देगा आपका मुकुलन का, तो आप मुकुलन में हाइड्रा को रखेंगे। किसे रखेंगे? हाइड्रा को रखेंगे, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा, तो आप इसे भी नोट कर ले। ठीक है, यह हाइड्रा के ध्रुव होता है और ये द्विखंडन जो है ये अमीबा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका माता के गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। यानी कि गर्भ में जब शिशु होता है तो उसका विकास किस प्रकार से होता है, इसका वर्णन करने के लिए कहा गया है। इसका उत्तर है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग, हाथ, पैर, सिर, आंखें इत्यादि विकसित होती हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग की पहचान हो सके गर्भ कहलाती है। जब गर्भ का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। आप ये देख सकते हैं धीरे धीरे ये प्रक्रिया शुरू होता है। पहले ये बताया गया है कि निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है और ये युग्मनज पहले भ्रूण बनाता है और यही भ्रूण में क्या होता है, धीरे धीरे जब छोटा छोटा हाथ पैर निकलना शुरू हो जाता है, दिखने लगता है, तो ये विकसित होना शुरू हो जाता है। और जब यह पूर्ण विकसित हो जाता है, शरीर सबका पहचान, भाग सबका पहचान होने लगता है, तब उसे हम गर्भ कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? गर्भ। और यह होता किसमें? गर्भाशय में। ठीक है, और जब यही गर्भ पूर्ण रूप से विकास कर लेता है, ठीक है, यानी कि 9 महीना इसमें समय लग जाता है पूर्ण विकास होने में, तब जाके नवजात शिशु का जन्म होता है। ओके, आप इस प्रश्न उत्तर को भी अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला और लास्ट सवाल है। ये है 2 जंतु हैं जिनमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन। ठीक है, साथ ही पहला अंडा देता है और दूसरा सीधे ही शिशु को जन्म देता है। अब उत्तर दीजिए। ये पैरा दिया है, एक छोटा सा पैरा है। ठीक है, आप पैरा को अच्छे से पढ़ ले। पहले में बोला गया कि बाह्य निषेचन होता है, ठीक है, और दूसरे में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, तो पहला अंडा दे देता है लेकिन दूसरा डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है। तो इसका पहला प्रश्न यहाँ बताया गया है, दिया गया है, पहले जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा? तो अंड प्रजक जंतु बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जो है वो जंतु मतलब कि बाह्य निषेचन किया और प्लस उसमें क्या हुआ कि वो अंडे को दिया, तो इसीलिए उसे अंड प्रजक जंतु बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ बोला गया पहले जंतु के 2 उदाहरण दें। तो आपको पहले के हम प्रश्न उत्तर में देखे थे कि बाह्य निषेचन कहाँ पर होता है? ये जल में होता है। क्योंकि बाह्य निषेचन का ही अर्थ है कि ये शरीर से बाहर जल में होता है, तो हम जल का उदाहरण हम जान सकते हैं, मछली या मेढक ही हो सकता है या स्टारफिश। तो यहाँ पर आपका उदाहरण 2 उदाहरण है, मछली और मेढक। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा? चूंकि दूसरा जो जंतु है वो सीधे ही शिशु को जन्म दिया, तो इसे हम जरायुज जंतु बोलेंगे। कौन सा जंतु बोलेंगे? जरायुज, कि डायरेक्ट जंतु को ही जन्म दिया। ठीक है, तो इसे हम जरायुज जंतु बोलेंगे। एक अंतिम प्रश्न है लास्ट, कि जंतुओं में मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? अंडाणु। ठीक है, नर युग्मक को क्या बोला जाता है? शुक्राणु। और मादा के युग्मक को क्या बोला जाता है? अंडाणु। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर भी हैं, इन्हें आप याद रखें तो अत्यंत आवश्यक प्रश्न उत्तर है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 5
आपका आज चैप्टर 5 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे के चैप्टर में, आगे के वीडियो में आगे के चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं रिप्लाई अवश्य दूंगी। एंड डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। और जिन्हें इन वीडियो की आवश्यकता हो, इस स्टडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप उन तक ये वीडियो अवश्य शेयर करें। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं आगे के वीडियो में, आगे के चैप्टर्स। ठीक है, धन्यवाद।